गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में जाना। आज के वीडियो में हम लोग धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है यानी धातुकर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत धातुओं की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें ज़मीन से यानी पृथ्वी के अंदर से खनिज निकालने होते हैं। बड़ी बड़ी खदानों के माध्यम से अंदर से ये धातुएं प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती हैं। तो खनिज क्या होते हैं इसे समझिए। खनिज पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ यानी तत्व या यौगिक होते हैं। पृथ्वी पर जो प्राकृतिक रूप से पदार्थ पाए जाते हैं वो खनिज होते हैं, जिनसे हमें धातु प्राप्त हो सकती है। ऐसे ही अयस्क। अब खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। अयस्क वे खनिज होते हैं यानी ऐसे खनिज यानी पृथ्वी से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें धातु की पर्याप्त मात्रा हो और सरलता से कम खर्च में उसे निकाला जा सके। ऐसे खनिज को हम अयस्क कहते हैं। जैसे हम कॉपर पायरेट एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कॉपर पायराइट, इससे कॉपर निकाला जाता है पायराइट। इसको कहते हैं CuFeS2। ऐसे ही एल्युमिनियम बॉक्साइट से निकाला जाता है। तो अयस्क से धातु निकाली जाती है। कैसे निकालते हैं, इसके 3 चरण होते हैं धातु निकालने के किसी भी अयस्क से। पहला चरण हम बता रहे हैं क्या होता है, अयस्क का सांद्रण। सबसे पहले अयस्क जो प्राप्त होता है, चूँकि वो मिट्टी से निकलता है यानी पृथ्वी से निकलता है, कहीं उसमें पत्थर मिले होंगे तो कहीं कोई अन्य पदार्थ मिले होंगे, वो शुद्ध रूप में नहीं होता। तो खानों से प्राप्त अयस्क में अनेक अशुद्धियाँ मिली रहती हैं, अवांछनीय पदार्थ मिले रहते हैं। इनको अलग करने की सबसे पहले जो फालतू के पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसके लिए कुछ विधियाँ अपनाई जाती हैं जिनको हम कहते हैं सांद्रण। ये विधि कही जाती हैं अयस्क का सांद्रण। सांद्रण की एक विधि होती है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या करते हैं, अयस्क को बारीक पीस लेते हैं। जो भी अयस्क प्राप्त होता है उसको पीस लेते हैं और फिर पिसे हुए अयस्क को जल की तेज धार में डालते हैं। तो जो हल्का, अगर हमारा अयस्क हल्का होगा तो वो धार में दूर तक चला जाएगा और अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाएंगी। इस प्रकार जो दूर जाने वाला पदार्थ होगा उसमें से हम अयस्क को निकाल लेंगे तो अशुद्धियाँ बाकी नीचे बैठी होंगी। अगर हमारा अयस्क भारी हुआ तो धूल मिट्टी जब डालते हैं पानी में तो धूल मिट्टी तेज धार में बह जाते हैं। इस प्रकार हमारा अयस्क नीचे बैठ जाएगा, तब भी अयस्क को हम अलग कर लेंगे और अशुद्धियाँ पानी में बह जाएंगी। इसी तरह से चुंबकीय पृथक्करण विधि अपनाई जाती है। चुंबकीय पृथक्करण में जब अयस्क में चुंबकीय गुण होगा तभी ये कार्य करेगी। इस विधि में एक पट्टा बनाते हैं। इस तरह से गोल 2 चक्के होते हैं, उनके ऊपर पट्टा लगा होता है जिस पे अयस्क का पाउडर डालते हैं पीस के छोटे छोटे टुकड़ों में। तो जब इस पट्टे को चलाया जाता है चक्के को, तो क्योंकि ये जो चक्के होते हैं इनमें चुंबकीय पदार्थ यानी चुंबक लगा रखा होता है, चुंबक लगा देते हैं। तो ये चुंबकीय अयस्क जो होगा उसको अपनी तरफ खींचेगा तो वो ज़्यादा दूर नहीं गिरेगा, जबकि धूल मिट्टी इत्यादि बहुत दूर गिरेंगी और लोहा हमारे पट्टे के तुरंत नीचे गिर जाएगा। और इस प्रकार जैसे लोहे में चुंबकत्व होता है तो लोहा जिस पदार्थ में होगा
वो अयस्क अलग हो जाएगा और धूल मिट्टी और इत्यादि गंदगी ये अलग हो जाएंगी। इन गंदगियों को, अशुद्धियों को गैंग भी कहा जाता है। यानी अयस्क में जो अवांछनीय पदार्थ मिले रहते हैं उनको गैंग भी कहा जाता है। ये गैंग शब्द ध्यान रखिएगा। गैंग की परिभाषा, अयस्क में जो अवांछनीय पदार्थ मिले होते हैं उनको गैंग कहते हैं। और एक तीसरी विधि भी है, फेन प्लवन विधि। ये भी सांद्रण की विधि है। इसके द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इसमें एक टैंक में पिसे हुए अयस्क का घोल बनाकर उसमें थोड़ा पोटेशियम एथिलेथेट और चीड़ का तेल मिलाते हैं। ये झाग पैदा करते हैं। इस मिश्रण में एक नली से, इसमें जैसे ये मिश्रण है, घोल बना हुआ है, इसमें अयस्क का घोल बनाते हैं हम और उसमें पोटेशियम एथिलेथेट और चीड़ का तेल मिला देंगे। फिर ये नली के माध्यम से वायु प्रवाहित करेंगे तो इसमें बुलबुले पैदा होंगे और झाग बनेगी। इस झाग को फेन भी कह सकते हैं। ये फेन ऊपर की तरफ सतह पर भाग जाती है, उड़ती है और सतह पे फेन बन जाती है। तो फेन बनते टाइम ये जो बुलबुले जाते हैं तो घोल में जो हमारा अयस्क घुला हुआ होता है वो इन फेन में फंस जाता है, सल्फाइड अयस्क, और फेन के साथ ऊपर उठ के फेन में चला जाता है और बाकी जो अशुद्धियाँ होती हैं वो टैंक की तली में बैठ जाती हैं। इस प्रकार से फेन प्लवन विधि द्वारा सांद्रण किया जाता है। अब इस फेन को हम अलग कर लेते हैं और सुखा के जो अयस्क होगा उसको प्राप्त कर लेते हैं। फेन को सुखा देंगे। झाग में ज़्यादा, फेन को सुखाने पे उसमें केवल अयस्क बचेगा, बाकी जो झाग होती है वो समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही इसका अगला चरण होता है धातु निष्कर्षण। प्रथम चरण हमने बताया था अयस्क का सांद्रण। अयस्क के सांद्रण के बाद धातु निष्कर्षण, यानी अब जो सांद्रित अयस्क मिलेगा हमें, असली अयस्क यही होगा। अशुद्धियाँ तो निकाल दिए, अभी भी कुछ अशुद्धियाँ रह जाएंगी जो रासायनिक रूप से निकलती हैं। यानी इसमें रासायनिक रूप से अयस्क से धातु को निकाला जाता है। इस विधि को धातु निष्कर्षण कहते हैं। जैसे इसमें यदि हमारा अयस्क सल्फाइड अयस्क होता है तो हमें उसका भर्जन करना होता है धातु निष्कर्षण के लिए। इसे सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है और गर्म करने पर यह धातु ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। यह है भर्जन की परिभाषा। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे जिंक सल्फाइड है हमारा अयस्क, यानी इसमें जिंक धातु मिली हुई है, जिंक सल्फाइड यानी सल्फाइड है। इसमें हम वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो वायु का मतलब ऑक्सीजन उसमें होगी, ऑक्सीजन से ये क्रिया करेगा तो बन जाता है जिंक ऑक्साइड, यानी धातु का ऑक्साइड बन जाता है। सल्फाइड से ऑक्साइड बन जाता है और जो गैस होती है वो उड़ जाती है। इस प्रकार इसी तरह से ये सिनेबार जो होता है ये पारे का यौगिक है, सिनेबार HgS। इसमें भी, इसको भी गर्म कर सकते हैं क्योंकि ये भी सल्फाइड अयस्क है और गर्म करने से मरकरी ऑक्साइड बन जाता है और SO2 गैस उड़ जाती है। ये तीर बताता है कि ये गैस है और ऊपर उड़ जाएगी। इसके बाद इस धातु का अपचयन कर दिया जाता है जैसे जिंक का था। अगर यहाँ पे हमारे अयस्क में कार्बोनेट अयस्क भी मौजूद होता तो हमको भर्जन के साथ निस्तापन भी करना पड़ता है। निस्तापन की क्या विधि है? कार्बोनेट अयस्क को अधिक ताप पर सीमित वायु की मात्रा में गर्म करने पर यह धातु ऑक्साइड में बदल जाता है।
यानी इसमें वायु की सीमित मात्रा रखते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया नहीं होती, और धातु को गर्म करते हैं। गर्म करने पर ये कार्बोनेट अयस्कों का इस तरीके से निस्तापन किया जाता है, तो कार्बोनेट से CO2 गैस बन के उड़ जाती है और धातु ऑक्साइड बचती है। इस तरह से धातु ऑक्साइड हमें यहाँ पे भी प्राप्त हो जाती है। इस धातु ऑक्साइडों का जो निस्तापन और भर्जन से प्राप्त होते हैं, धातु ऑक्साइडों को हम कार्बन जैसे अपचायक और गालक मिलाकर, गालक के कुछ पदार्थ होते हैं जो धातुओं को गलाते हैं, यानी अयस्क को गला देते हैं जिससे उसमें कार्बन आसानी से क्रिया कर सके। तो धातु और गालक मिलाकर कार्बन द्वारा अपचयित किया जाता है। इस अपचयन से हमें धातु ऑक्साइड जो है अपचयन हो जाता है और धातु प्राप्त हो जाती है। जैसे इस समीकरण में दिया गया है, जिंक ऑक्साइड जो यहाँ पे बनी थी निस्तापन से, उसकी कार्बन से कोक से क्रिया कराने पर क्या बनता है, C और O आपस में अपक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाते हैं। जो ये गैस होगी ये उड़ जाएगी और जिंक धातु हमें प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से हमें धातु प्राप्त हो जाती है। अब धातुओं का परिष्करण हम अगले वीडियो में रखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।